और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी फिल्म हुई जिसने फिल्म को ही नहीं पूरे भारतीय सिनेमा को बदल कर रख दिया। गब्बर सिंह को पकड़ना है, वो भी जिंदा। ठाकुर साहब, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया। 1975 में रिलीज हुई इस फिल्म ने पूरी दुनिया में लगभग 50 करोड़ रुपए कमाए थे। अब आपको ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा 3500 करोड़ रुपए से भी ऊपर बैठता है। 6 साल, जी हाँ, पूरे 6 साल तक सिर्फ एक ही सिनेमा घर में चलती रही ये फिल्म। दोनों पक्के बदमाश हैं। वो बदमाश हैं लेकिन बहादुर हैं। आपको यकीन होगा 15 करोड़ से भी ज्यादा इस फिल्म के टिकट बिके थे। इस फिल्म को लोग देखने नहीं बल्कि इतिहास अपनी आंखों में महसूस करने जाते थे। और सबसे हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि जिस साउथ इंडस्ट्री का दबदबा आज पूरे भारतीय सिनेमा पर है, कभी उस साउथ इंडस्ट्री ने इस फिल्म को बैन करवाने के लिए आंदोलन तक छेड़ दिया। हम बना नहीं पाएंगे ऐसा पिक्चर्स। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस फिल्म को रिलीज होते ही क्रिटिक्स ने सुपर फ्लॉप घोषित कर दिया था। तो फिर आखिर यही फिल्म आगे चलकर कैसे भारतीय सिनेमा की पहचान बन गई। तक तेरे पैर चलेंगे, उसकी सांस चलेगी। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। आखिर शूटिंग के दौरान ऐसा क्या क्या हुआ कि कई बार लगा कि ये फिल्म पूरी ही नहीं हो पाएगी। कौन सा वो गाना था जिसकी शूटिंग पूरी होने के बावजूद उसे फिल्म से हमेशा के लिए हटा दिया गया। इस फिल्म का वो कौन सा कलाकार है जिसे फीस के बदले सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर देकर विदा कर दिया गया था। तो क्या थी इस फिल्म में उन महान कलाकारों की फीस? पहली बार सुना ये नाम। जी हाँ, आखिर क्यों इस फिल्म की बसंती हेमा मालिनी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड। पर हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको हम वो कहानी भी बताएंगे जिसे सुनकर शायद आप कभी यकीन न कर पाए कि भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म शोले का सीक्वल बनने वाला था और उसमें जैकी चैन जैसे सुपरस्टार को लेने की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। अब आएगा मजा। बहुत दिन के बाद गब्बर को कोई मिला है जो इतनी बात कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस आग की शुरुआत तक जाने का जिसने आगे चलकर पूरे भारतीय सिनेमा को शोले बना दिया। साल था 1973, जब दो ऐसे लेखक जिन्हें उस दौर में लोग सिर्फ डायलॉग राइटर समझते थे, अपने दिमाग में एक ऐसी कहानी पका रहे थे जो आगे चलकर पूरे बॉलीवुड की किस्मत बदलने वाला था। उन दो नामों को आज दुनिया सलीम जावेद के नाम से जानती है। खत्म होगा रामगढ़ का एक घर। दोस्तों, कहानी बेहद साधारण लगती थी। एक आर्मी ऑफिसर जिसका पूरा परिवार मौत के घाट उतार दिया जाता है और बदला लेने के लिए वो दो अपराधियों को अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कई बार इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां शुरुआत में लोगों को बेहद साधारण ही लगती है। सलीम जावेद साहब सबसे पहले इस कहानी को लेकर पहुंचे थे उस दौर के बड़े फिल्मकार मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के पास। लेकिन हैरानी की बात यह है, दोनों ने इस कहानी को लगभग ठुकरा दिया था। अब जरा आप ही सोचिए, जिस फिल्म को आज भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा माइलस्टोन कहा जाता है, उसी फिल्म की कहानी को शुरुआत में किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन फिर ये कहानी पहुंचती है जीपी सिप्पी और उनके बेटे रमेश सिप्पी के पास। सलीम जावेद साहब कहते हैं, जैसे ही रमेश सिप्पी साहब ने कहानी सुनी, उन्हें एहसास हो गया था इस कहानी पर कोई साधारण फिल्म नहीं बनेगी। कहानी खत्म होते ही उन्होंने उसी वक्त सलीम जावेद को 1.5 लाख रुपए दे दिए, जो उस दौर में किसी खजाने से कम नहीं थे। पर जब रमेश सिप्पी ने इस टॉपिक को सुना तो उन्होंने तुरंत कहा, इस पर पूरी फिल्म लिख कर लाओ। सिप्पी साहब ने एक शर्त और रखी, उन्होंने कहा, यहाँ पर आर्मी ऑफिसर नहीं पुलिस ऑफिसर रखो, क्योंकि उस दौर में आर्मी से जुड़े सीक्वेंस शूट करना बेहद मुश्किल और सीमित था। सलीम जावेद ने ये बात मान ली और फिर शुरू हुआ
भारतीय सिनेमा की सबसे विस्फोटक स्क्रीन प्ले लिखने का सफर। वैसे दोस्तों, बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि शोले फिल्म की कहानी लगभग 7 अलग-अलग फिल्मों से प्रेरित होकर बनी थी। लेकिन इंस्पिरेशन और कॉपी में उतना ही फर्क होता है जितना अंगारे और राख में। कहानी तैयार हो चुकी थी, अब बारी थी उन चेहरों को चुनने की जो आगे चलकर अमर होने वाले थे। लेकिन दोस्तों, असल ड्रामा तो अब शुरू हुआ था। बताते हैं रमेश सिप्पी और सलीम जावेद जिस एक्टर के पास गए, उसे जय वीरू बनने में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं, क्योंकि हर कोई सिर्फ एक ही किरदार बनना चाहता था, वो था गब्बर सिंह का किरदार। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। पूरे 50,000। जी हाँ, चाहे अमिताभ बच्चन हो या धर्मेंद्र और या फिर संजीव कुमार साहब, हर बड़ा अभिनेता उस खतरनाक डाकू का किरदार निभाना चाहता था, क्योंकि उस दौर तक ऐसा विलेन किसी ने देखा ही नहीं था। जो डर गया समझो मर गया। रमेश सिप्पी साहब के सबसे चहेते एक्टर थे धर्मेंद्र साहब, क्योंकि आज से पहले भी वो उनके साथ कई फिल्में कर चुके थे। तो धर्मेंद्र के पास जब वो शोले फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर गए तो धर्मेंद्र साहब ने सिर्फ यही कहा, मैं इसमें गब्बर सिंह का रोल करूंगा। लेकिन इतने बड़े बड़े स्टार होने के बावजूद सलीम जावेद ने किसी को भी गब्बर नहीं बनने दिया। साफ कह दिया, अगर आप गब्बर बनोगे तो वीरू बनेंगे संजीव कुमार साहब। और असली कहानी यही शुरू होती है, क्योंकि वीरू के अपोजिट थी हेमा मालिनी, और उस समय धर्मेंद्र और संजीव कुमार दोनों ही हेमा मालिनी को पसंद करते थे। बस फिर क्या था, धर्मेंद्र को डर सताने लगा कि कहीं शूटिंग के बहाने संजीव कुमार उनकी बसंती को उड़ा न ले जाए। बस यही वजह थी कि उन्होंने गब्बर को छोड़कर तुरंत वीरू का रोल अपने नाम कर लिया। उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। अब जरा ये किस्सा भी सुन लीजिए। कहते हैं जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का कोई भी रोमांटिक सीन शूट होता तो वहाँ मौजूद स्पॉट बॉय की चांदी हो जाती। बताया जाता है कि धर्मेंद्र साहब कई स्पॉट बॉय को 20-20 रुपए देते और कहते कोई न कोई शूटिंग में गड़बड़ी कर देना, जैसे कि रिफ्लेक्टर गिरा देना, कभी ट्रॉली अटका देना, तो कभी कभी टाइमिंग में थोड़ा बिगाड़ कर देना। अब इसका नतीजा ये हुआ कि डायरेक्टर को बार बार रीटेक लेना पड़ता। हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। और धर्मेंद्र साहब को हेमा मालिनी के साथ थोड़ा वक्त बिताने को मिल जाता। इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अब बात करते हैं जय साहब की। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते होंगे जय का रोल पहले उस जमाने के जाने माने एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा को मिलने वाला था। दूर से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही फड़फड़ा कर दम तोड़ देगी साले। क्योंकि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर का साफ मानना था कि जय का किरदार सिर्फ और सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा पर ही जमेगा। उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा का अंदाज और उनका डायलॉग डिलीवरी स्टाइल युवाओं में अलग ही क्रेज रखता था। लेकिन दोस्तों, कई बार किस्मत पर्दे के पीछे बैठकर अपनी अलग स्क्रिप्ट लिख रही होती है। शत्रुघ्न सिन्हा इस रोल तक पहुंच पाते उससे पहले एक दुबला पतला संघर्षों से जूझ रहा अभिनेता धर्मेंद्र के घर पहुंच जाता है। नाम था अमिताभ बच्चन। वो दौर ऐसा था जब अमिताभ बच्चन लगातार फ्लॉप फिल्मों का दर्द झेल रहे थे। इंडस्ट्री के कई लोग तो उन्हें मनहूस तक कहने लगे थे। लेकिन अमिताभ बच्चन को एहसास था कि अगर ये फिल्म उनके हाथ से निकल गई तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा मौका चला जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद धर्मेंद्र साहब के घर जाकर गुजारिश की, मुझे इस फिल्म में ले लीजिए। अब यहाँ कहानी एक बार फिर पलटती है, क्योंकि सलीम जावेद पहले से चाहते थे कि जय का किरदार अमिताभ बच्चन निभाएं, क्योंकि वो पहले जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट लिख चुके थे और जानते थे इस आदमी की आंखों में एक अलग आग है। और उधर रमेश सिप्पी भी अमिताभ बच्चन की फ्लॉप फिल्म रास्ते का पत्थर कई बार देख चुके थे। उनका मानना था कि फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन उस लंबे शांत लड़के के अंदर एक खतरनाक एक्टर दिखाई दे रहा है। फिर क्या था, सबकी सहमति बनी और जय बन गए अमिताभ बच्चन। लेकिन इस फैसले से शत्रुघ्न सिन्हा काफी नाराज हुए।
उन्हें लगता था कि ये रोल लगभग उनका था, जो आखिरी वक्त में उनसे छीन लिया गया। किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दोस्तों, अब कहानी पहुंचती है उस अभिनेता के पास जो उस दौर में एक्टिंग का चलता फिरता विश्वविद्यालय माना जाता था। जी हाँ, संजीव कुमार साहब। रमेश सिप्पी उनके साथ सीता और गीता जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। वैसे आपको बता दें, प्राण साहब को पहले संजीव कुमार के रोल के लिए चुना जा रहा था, पर रमेश सिप्पी साहब को अंततः संजीव कुमार ही जचे और उन्होंने बिना एक पल गवाए सिर्फ और सिर्फ एक रोल मांगा। वो था गब्बर सिंह का। तेरे पैर चलेंगे, उसकी सांस चलेगी। और सच कहें, उस वक्त इंडस्ट्री गब्बर के पीछे पागल हो चुकी अब थी। आएगा मजा, अब आएगा मजा। लेकिन रमेश सिप्पी साहब ने साफ कह दिया था, आपकी इमेज बहुत पॉजिटिव है, लोग आपको विलेन के रूप में स्वीकार ही नहीं करेंगे। दोस्तों, ये वो दौर था जब एक्टर जैसा रोल करता था, लोग उसकी वैसी ही छवि अपने आप बना लेते थे। अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की आखिरकार जंजीर। संजीव कुमार मान गए और फिर उन्हें मिला ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार। दो आदमियों की जरूरत है, वो बदमाश हैं लेकिन बहादुर हैं, बुरे हैं मगर इंसान हैं। आज भी अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा बोलती है तो लोग हंसते हुए कहते हैं पूरी बसंती है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि हेमा मालिनी शुरुआत में इस रोल को करना ही नहीं चाहती थी, और मेरे लिए एक कप पेश। क्योंकि उस समय हेमा मालिनी बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी। सीता और गीता और अंदाज जैसी बड़ी हिट्स फिल्म देने के बाद उन्हें लगता था कि एक साधारण तांगा चलाने वाली लड़की का रोल उनके ऊपर सूट नहीं करेगा। बसंती का तांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है। और उन्होंने साफ साफ रमेश सिप्पी साहब से कह दिया, ये छोटा रोल मैं नहीं करूंगी। रमेश सिप्पी साहब ने उन्हें खूब समझाया। मैं मानता हूँ ये फिल्म ठाकुर और गब्बर की ही है, लेकिन इस बसंती को लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। और सच में सिप्पी साहब बिल्कुल सही थे। ज्यादा बोलने वाली लड़की को आज लोग भी बसंती की उपमा देते हैं। नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चलिए। दोस्तों, अब जरा उस अभिनेत्री की बात करते हैं जिसने खामोशी से करोड़ों दिलों को छू लिया था, जिसने गुड्डी जैसी फिल्म में अपनी एक चुलबुली पहचान बनाई थी। अरे ऐसा नाटक किया, ऐसी एक्टिंग दिखाई, मीना कुमारी की छुट्टी कर दी। उसे शोले फिल्म में एक विधवा का शांत किरदार दिया जा रहा था। ना ज्यादा डायलॉग, ना ग्लैमरस सीन, ना रंगीन प्रेजेंटेशन। रंग ना हो तो कैसी बेरंग लगेगी ये दुनिया। लेकिन रमेश सिप्पी साहब जानते थे कि आंखों से अभिनय क्या होता है। ये अगर कोई दिखा सकता है तो वो जया है। कहते तो ये भी हैं कि जया जी खुद भी थोड़ा कंफ्यूज थी। उन्हें लग रहा था कि इतना छोटा रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय अमिताभ बच्चन से उनकी शादी हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन साहब ने भी उन्हें खूब समझाया, ये भूमिका भले ही छोटी हो मगर ये फिल्म बहुत बड़ी है और तुम ये फिल्म कर लो। हम दोनों इस फिल्म के बहाने साथ ही रहेंगे। और शायद जया जी को अमिताभ जी की ये बात दिल छू गई। उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दी। अब दोस्तों, वक्त आ गया था उस किरदार की बात करने का जिसने विलेन शब्द का मतलब ही बदल दिया, गब्बर सिंह। पर हैरानी की बात तो ये है कि शुरुआत में इस रोल के लिए एक्टर लगभग तय हो चुका था। नाम था डैनी डेंजोपा। इतना ही नहीं, गब्बर के कपड़े तक डैनी की फिटिंग के हिसाब के तैयार हो चुके थे। कहते हैं डैनी साहब ने कुछ ही दिन पहले फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा साइन कर ली थी। दोनों फिल्मों की डेट टकरा गई। डैनी ने कहा, कुछ दिन शूटिंग रोक लीजिए, मैं लौट कर शोले की शूटिंग कर दूंगा। लेकिन रमेश सिप्पी के पास इंतजार का वक्त नहीं था और एक बार फिर शुरुआत हुई उस विलेन की खोज की। नाम बहुत आए, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, प्रेमनाथ साहब, एक एक नाम पर चर्चा हुई। और कहते तो ये भी हैं कि लगभग प्रेमनाथ साहब का चयन भी हो गया। लेकिन उनकी भारी बॉडी और उनका अनप्रेडिक्टेबल नेचर को देखकर बात रुक गई। तभी सलीम साहब को अचानक एक नाम याद आया, अमजद खान। एक ऐसा एक्टर जिसे उस इंडस्ट्री में मुश्किल से कुछ ही दिन हुए थे। छोटे मोटे रोल, संघर्ष भरी जिंदगी और कोई खास पहचान नहीं। अमजद खान साहब को बुलाया गया। रमेश सिप्पी साहब उनसे मिले भी और पहली ही नजर में
रमेश सिप्पी ने अमजद खान को रिजेक्ट कर दिया। उन्हें लगा ये आदमी विलेन बनेगा, ये तो बहुत दुबला पतला है और इसकी आवाज भी थोड़ी अजीब है। पर अमजद खान साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बड़ी विनती की। तब रमेश सिप्पी साहब ने कह दिया, 1 महीने में वजन बढ़ा लो और अपनी आवाज में भारीपन लाओ, फिर मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई एक लीजेंड की तैयारी। अमजद खान ने खुद को पूरी तरह बदल डाला, वजन बढ़ाया, आवाज पर मेहनत की, चलने का अंदाज बदला, हंसने का तरीका बदला। और जब वो दोबारा रमेश सिप्पी साहब के सामने पहुंचे तो सिप्पी साहब, जिसने पहली नजर में रिजेक्ट कर दिया था, उसने पहली नजर में ही आज पास कर दिया था। उन्हें उनका गब्बर मिल गया था और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास नहीं, भारतीय सिनेमा का डर बन गया था। शायद गब्बर से तुम्हारी अगली मुलाकात आज भी गब्बर की हंसी लोगों के कानों में गूंजती है। लेकिन दोस्तों, अभी तो असली तूफान आना बाकी था। कुल मिलाकर अब शोले की पूरी स्टार कास्ट तैयार हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि सवाल सिर्फ फिल्म बनाने का नहीं था, सवाल था भारतीय सिनेमा ने जो आज तक नहीं देखा है, उससे बिल्कुल अलग दुनिया रचने का। रमेश सिप्पी साहब किसी पुराने ढर्रे वाला वो डाकू सिनेमा में लाना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका डाकू माथे पर चंदन न लगाए, हाथ में भाला न पकड़े, धोती कुर्ता पहनकर घोड़े में घूमता दिखाई न दे। सिप्पी साहब का डाकू तो मॉडर्न था, खतरनाक था, उसके अंदर गांव की मिट्टी थी और वेस्टर्न सिनेमा की रफनेस भी थी। गब्बर सिंह सैनिक जैसी वर्दी पहनता था, उसके चलने में एक सैनिक का अनुशासन था। यानी शोले का डाकू उस दौर के बाकी डाकुओं से बिल्कुल अलग था। से तुम्हें एक आदमी बचा सकता है, गब्बर। इसीलिए लोकेशन भी साधारण नहीं हो सकती थी। रमेश सिप्पी ने तय कर लिया था, न राजस्थान न चंबल की घाटियां, उन्हें एक ऐसी लोकेशन चाहिए जो भारतीय पर्दे पर पहले कभी न दिखाई गई हो। और फिर लंबी खोज के बाद उन्हें बेंगलोर के पास 2 पहाड़ियों के बीच एक वीरान जगह दिखाई दी। सिप्पी साहब को वो जगह जब मिली तो उन्होंने एक बार में कह दिया, यही तो है हमारा रामगढ़। कहते हैं इस जगह पर पहले विदेशी फिल्म माया की शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन शोले ने इस जगह को अमर कर दिया। वैसे दोस्तों, 2 पहाड़ियों के बीच की वो जगह जिसका नाम पहले रामनगरम था, उसका नाम फिल्म में सिप्पी साहब ने रामगढ़ कर दिया। और ताजुब की बात तो ये है कि जिस ठाकुर के घर और गब्बर की गुफा को मीलों दूर दिखाया गया है, असलियत में वो दोनों एक दूसरे के काफी पास थे। साबुदाना और ये रंग, अरे छोटी बहू। लेकिन कहानी सिर्फ लोकेशन ढूंढने पर खत्म नहीं हो गई, क्योंकि वहां तो पूरा गांव बसना था। मुंबई से लगभग 30 कारीगर बुलाए गए और गांव के 70 मजदूर जोड़े गए। फिर धीरे धीरे पत्थरों और मिट्टी के बीच पैदा हुआ रामगढ़। का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया। इसमें झिकझिक मत करना, बसंती जो बोल। लेकिन सोचिए, 1970 के दशक में किसी वीरान पहाड़ी इलाके में हजारों लोगों की यूनिट को लेकर जाना कितना कठिन रहा होगा। यूनिट के लिए मॉडर्न किचन बनाया गया, राशन, फल, सब्जियां, पानी, हर चीज की व्यवस्था की गई। घोड़ों के लिए अस्तबल बनाया गया। सोचिए, फिल्म को बनाने का कैसा जुनून रहा होगा कि बेंगलोर हाईवे से रामगढ़ पहुंचने तक के लिए अलग से सड़क बनवाई गई, बिजली के खंभे लगवाए गए, टेलीफोन लाइन डाली गई, सिर्फ इसलिए ताकि पर्दे पर कोई भी चीज बनावटी न लगे। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं शोले सिर्फ शूट नहीं हो रही थी, उसे जिया जा रहा था। ये हाथ हमको दे ठाकुर। दोस्तों, जब आप ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गाने को सुनते हैं तो ये कुछ मिनटों में गुजर कर खत्म हो जाता है, लेकिन इसे शूट करने में 21 दिन लगे थे। छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और वो सीन जहां पर राधा लालटेन जलाती है, उस सीन के सीक्वेंस को शूट करने में 20 दिन लग गए थे, क्योंकि रमेश सिप्पी उस एग्जैक्ट शाम की रोशनी चाहते थे जब दिन और रात एक दूसरे से हाथ मिला रहे हों। लाइटिंग थोड़ी भी गलत होती तो पूरा सीन दोबारा शूट करना पड़ता। और जिस सीन में
गब्बर इमाम साहब के बेटे को मारता है, उसे परफेक्ट करने में 19 दिन लगे। नाटक क्यों है भाई? लेकिन अभी भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सीन सीक्वेंस होना था, शोले का ट्रेन एक्शन सीक्वेंस, जिसे आज भी भारतीय सिनेमा में सबसे महान एक्शन सीक्वेंस में गिना जाता है, और उसे शूट होने में पूरे 7 हफ्ते लग गए थे। दोस्तों, इस सीक्वेंस को डिजाइन करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं था, वही एक्शन एक्सपर्ट जिसने जेम्स बॉन्ड फिल्मों में एक्शन सीक्वेंस को पर काम किया था। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि शोले भारत की पहली फिल्म थी जिसे 70 mm स्क्रीन और स्टूडियो ग्राफिक साउंड के साथ रिलीज किया गया। शोले दर्शकों को ऐसा अनुभव देने जा रही जैसे वो फिल्म नहीं युद्ध देख रहे हो। खेलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। लगातार 2.5 सालों की मेहनत, दिन रात शूटिंग, हर सीन को परफेक्शन तक पहुंचाने की कोशिश। आखिरकार अप्रैल 1975 में फिल्म पूरी हो गई। अब फैसला लिया गया, शोले को 15 अगस्त 1975 को रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी किस्मत ने डायरेक्टर रमेश सिप्पी की और परीक्षा लेनी थी। जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तो हड़कंप मच गया। मेंबर्स ने फिल्म देखते ही कहा, इतनी हिंसा जनता को दिखाई जाएगी। कई वायलेंस सीन को काटने के आदेश दे दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका क्लाइमैक्स को लेकर आया, क्योंकि ओरिजिनल एंडिंग में ठाकुर खुद गब्बर को मार देता है। लेकिन सेंसर बोर्ड ने कह दिया, एक रिटायर ऑफिसर कानून हाथ में नहीं ले सकता। वो इमरजेंसी का दौर था, देश का माहौल पहले से ही तनाव भरा हुआ था, इसीलिए मेकर्स को क्लाइमैक्स दोबारा शूट करना पड़ा। को सजा देना कानून का काम है। कानून को गब्बर चाहिए इंस्पेक्टर, जिंदा या मरना। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, गब्बर सिंह सिर्फ एक कल्पना नहीं था। असल जिंदगी में एक ऐसा डाकू हुआ करता था। सलीम खान के पिता पुलिस विभाग में थे और बचपन में वो सलीम को उस डाकू की कहानियां सुनाया करते, जो पुलिस वालों पर हमला करके उसके नाक कान काट लेता है। सोचिए, बचपन में सुना वो खौफ सालों बाद शोले में अमर हो गया था। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और सिर्फ गब्बर ही नहीं, फिल्म का सूरमा भोपाली का किरदार भी असल जिंदगी से उठाया गया। भोपाल में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी था, नाहर सिंह, जो अपनी बहादुरी के किस्से बढ़ा चढ़ा कर सुनाया करता था। लोग उसे मजाक में सूरमा भोपाली कहने लगे थे। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ। मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे वो अब बात करते हैं जय वीरू की। दोस्तों, ये दोस्ती भी पूरी तरह काल्पनिक नहीं थी। सलीम खान के कॉलेज के दिनों में 2 दोस्त हुआ करते थे जो एक दूसरे के लिए जान निछावर करते। उनकी दोस्ती, उनका अंदाज, उनकी केमिस्ट्री धीरे धीरे सलीम खान साहब के दिमाग में बसती चली गई और फिर एक दिन वही दोस्ती पर्दे पर जय वीरू बनकर अमर हो गई। लेकिन दोस्तों, इतनी विशाल फिल्म बनने की सबसे बड़ी समस्या तो एक थी, फिल्म लगातार लंबी होती जा रही थी। हर कैरेक्टर इतना दमदार निकल कर आ रहा था कि कोई भी सीन हटाने का मन ही नहीं करता। आखिरकार एडिटिंग टेबल पर कई सीन्स काटने पड़े। जब मैकमोहन साहब को पता चला कि उनके किरदार सांबा के लगभग सारे कई सीन्स ही काट दिए गए हैं, फिल्म में उनका बस एक छोटा सा सीन, तो वो बेहद दुखी हुए। कहते हैं सीधे रमेश सिप्पी साहब के पास पहुंचे और उदास होकर बोले, सर, जब इतना सब काट ही देना था तो मेरा वो छोटा सा सीन ही क्यों रखा, उसे भी काट देते। तब रमेश सिप्पी साहब ने उन्हें समझाया, देखना, एक दिन तुम्हें सिर्फ एक छोटे सीन के लिए लोग याद करेंगे। मैं गया रमेश सिप्पी के पास, मैंने कहा, रमेश जी, ये रखने की क्या जरूरत थी, इसको भी आप काट देते। और सच में दोस्तों, ऐसा ही हुआ। अरे ओ सांबा भारतीय सिनेमा की नसों में दौड़ने लगा कि अगर ये पिक्चर चली तो बच्चा बच्चा तुम्हें सांबा के नाम से पुकारेगा। अगर किसी से पूछा जाए कि सांबा का फिल्म में कितनी बार डायलॉग था तो हर आदमी कहेगा सिर्फ एक बार, लेकिन असलियत में सांबा का एक और छोटा सा सीन था। इतना इनाम रखे हैं सरकार हम पर, पूरे 50,000 सुना, जिसमें सांबा और उसके साथी ताश खेल रहे होते हैं। कुल मिलाकर सारी मुश्किलों के बाद 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई। जंगा,
चिड़ी की रानी है। चिड़ी की रानी तो ठीक है सांभा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। पर आपको पता है, जिस फिल्म को आज भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा माइलस्टोन कहा जाता है, उसकी शुरुआत किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। फिल्म का शुरुआती बजट सिर्फ 1 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन परफेक्शन के जुनून ने इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था। यानी कि शोले उस समय अपने दौर की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों में सन्नाटा छा गया। ना लंबी लाइनें, ना सीटियों की आवाज और ना ही हाउसफुल के बोर्ड। कहते हैं हर तरफ यही चर्चा होने लगी थी, जय को मारना गलती थी। लोग अमिताभ बच्चन के किरदार को मारना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े क्रिटिक्स भी आज फिल्म की बुराई कर रहे थे। यहाँ तक कि इंडस्ट्री में खबर फैलने लगी थी कि क्लाइमैक्स दोबारा शूट होना चाहिए, अमिताभ बच्चन यानी कि जय के किरदार को जिंदा होना चाहिए। लेकिन सिर्फ 2 व्यक्ति थे जो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वो थे सलीम जावेद। उन्होंने साफ कह दिया, फिल्म को वक्त दीजिए। रमेश सिप्पी ने उनकी बात मान ली और फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं हुआ था। पहले सन्नाटे भरे वीकेंड के बाद अचानक माहौल बदलने लगा। जो लोग फिल्म देखकर लौट रहे थे वो दूसरे को शोले देखने के लिए भेज रहे थे। डायलॉग गलियों में गूंज रहे थे। और फिर आया वो दौर जब इंडस्ट्री ने शोले का जश्न मनाना शुरू कर दिया। प्रोड्यूसर हैरान थे, क्रिटिक्स चुप हो गए थे और दर्शक सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे थे, वो शोले को जी रहे थे। और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ इतिहास नहीं, भारतीय सिनेमा के लिए महाकाव्य बन गया। वही शोले फिल्म जिसे लोग फ्लॉप कह रहे थे, आज तूफान बन गई थी। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये फिल्म मुंबई के मिनर्वा टॉकीज में लगी तो वहां के मैनेजर इतना व्यस्त रहने लगे कि उन्हें घर जाने का समय ही नहीं मिल पाता। कहते हैं उन्होंने अपने परिवार को उसी थिएटर में ही बुला लिया। बताते हैं मिनर्वा के सामने जो चौराहा पड़ता था उसे शोले बस स्टॉप कहा जाने लगा। मिनर्वा के पास जो एक बस स्टॉप था उसका नाम ही रख दिया गया शोले बस स्टॉप। यही नहीं, पंजाब से लेकर दिल्ली तक शोले स्पेशल बस चलाई गई। लोग सिर्फ फिल्म देखने के लिए पंजाब से दिल्ली सफर करके आते थे। उन दिनों बालकनी टिकट की कीमत 15 रुपए थी, लेकिन ब्लैक में वही टिकट 200 रुपए का बिक रहा था। उस दौर में 200 रुपए किसी खजाने से कम नहीं थे। खेल अब इन दोनों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा। एक किस्सा कुछ यूं है कि मुंबई में एक बार इतनी बारिश हुई कि मिनर्वा के आसपास पूरा इलाका पानी से भर गया, लेकिन लोगों के सिर पर शोले फिल्म का बुखार था। लोग जूते हाथ में लेकर घुटनों तक पानी में चलते हुए छप छप करते हुए थिएटर पहुंच जाते। मिनर्वा टॉकीज में ये 5 साल लगी रही और 5 साल भी लगातार हाउसफुल रही। महान डायरेक्टर शेखर कपूर ने तो शोले फिल्म के लिए यहाँ तक कह दिया कि भारतीय सिनेमा के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, शोले फिल्म से पहले और शोले फिल्म के बाद। यहाँ तक कि अगर आप किसी से पूछ ले कि गब्बर सिंह के पिता का क्या नाम था तो शायद लोग जवाब दे ही दें। नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम गब्बर सिंह वल्दे हरि सिंह एक आदि और खतरनाक मुजरिम है। अब दोस्तों जरा उस दौर की एक ऐसी सच्चाई सुन लेते हैं जिसे सुनकर शायद आज करोड़ों रुपए फीस लेने वाले सुपरस्टार भी हैरान रह जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शोले जैसी विशाल फिल्म बनाने के लिए धर्मेंद्र साहब ने लगभग 1.5 लाख रुपए लिए थे। अमिताभ बच्चन जी को 1 लाख रुपए मिले थे, वहीं हेमा मालिनी को 75,000 रुपए और जया भादुरी जी को मात्र 35,000 रुपए दिए गए थे और संजीव कुमार साहब को 1,25,000 रुपए मिले थे। वहीं असरानी साहब को मात्र 15,000 रुपए मिले थे। जिस आदमी ने गब्बर बनकर भारतीय सिनेमा का सबसे खतरनाक विलेन पैदा किया उसे उस समय लगभग 50,000 रुपए दिए गए। और दोस्तों इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अहमद का किरदार निभाने वाले सचिन को इस फिल्म में काम करने के लिए फीस नहीं बल्कि रेफ्रिजरेटर दिया गया था। खैर, गब्बर, जय, वीरू, ठाकुर, बसंती ये सब फिल्म के मेन कैरेक्टर थे और इस पे कोई शक भी नहीं कि सभी ने कमाल की एक्टिंग की है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया
कि शोले को अमर बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसके साइड कैरेक्टर का भी था, जिनका असर ऐसा जो आज तक उनका बोला हुआ हर शब्द एक डायलॉग बन गया है। फिर चाहे कालिया बने बीजू खोटे और उनका डर से कांपता हुआ वो डायलॉग, तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। या फिर इमाम साहब की टूटती हुई आवाज, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? या फिर सांबा का सिर्फ उन 2 शब्दों का जवाब। रखे हैं सरकार हम पर पूरे 50,000। और यही नहीं, मौसी जी, सूरमा भोपाली और वो पागल जेलर वाला किरदार। सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगे मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। यहीं पर तो सलीम जावेद साहब की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने कैरेक्टर को सिर्फ कॉमेडी और फिल्टर के लिए नहीं डाला, बल्कि हर आदमी और हर डायलॉग, हर रिएक्शन कहानी की आत्मा का हिस्सा बन गया। तुम्हारे आंसू निकल आएंगे, बड़ी दुख भरी का। पर आपने कभी महसूस किया कि ये फिल्म हमें क्या सिखाती है? ये फिल्म हमें दोस्ती सिखाती है, एक ऐसी दोस्ती जहां जय और वीरू टॉस तो करते हैं, लेकिन उस सिक्के के दोनों तरफ टेल्स होता है, यानी कि फैसला हमेशा वही था जो जय चाहता था। पर सोचिए दोस्तों, पूरी फिल्म में वीरू को अपनी दोस्ती पर कभी शक नहीं होता। वो कभी सिक्के को चेक नहीं करता, क्योंकि उसे अपने दोस्त पर भरोसा था। और शायद यही शोले का सबसे खूबसूरत पहलू है। टॉस कर लेते हैं। लेकिन चाहे मैं तुम्हें लेकिन कुछ नहीं करूं। फिल्म का रोमांस तो देखिए, ना पेड़ों के पीछे भागना, ना वो बनावटी गाने। एक तरफ वीरू है जो बसंती को इम्प्रेस करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। वहीं दूसरी तरफ जय और राधा की वो खामोश मोहब्बत, जहां शब्द कम है लेकिन एहसास पूरी स्क्रीन पर फैल जाता है। कई बार ऐसा सोचा गया कि नए हीरोज को लेकर एक बार फिर से शोले बनाई जाए, और शोले बनाई भी गई, पर शोले बनाना इतना आसान नहीं था। शोले की सफलता के आसपास भी कोई फिल्म नहीं पहुंच पाई। पर दोस्तों, आज हम आपको शोले फिल्म को दोबारा बनाने से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप कुछ सेकंड तक यकीन नहीं कर पाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था कि शोले का सीक्वल बनने की तैयारी शुरू हो गई थी, और सिर्फ सीक्वल ही नहीं, उसमें एशिया के सबसे बड़े सुपरस्टार जैकी चैन को भी लेने की बात हुई थी। इस बात का खुलासा डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपने एक पॉडकास्ट में किया। उन्होंने बताया, जीपी सिप्पी के पोते एक दिन उनके पास शोले का सीक्वल का आइडिया लेकर पहुंचे। जो कहानी उन्होंने बताई उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो किसी फिल्मी फीवर ड्रीम से कम नहीं है। गब्बर सिंह एंड हेलन हैड अ चाइल्ड आफ्टर महबूबा सॉन्ग, यू नो, so that guy grew up to be junior Gabbar। कहानी के मुताबिक महबूबा गाने के दौरान गब्बर सिंह और हेलन के बीच में रिश्ता बन जाता है और उनसे एक बच्चा पैदा होता है, जो कि होता है जूनियर गब्बर। गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा। और जूनियर गब्बर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वीरू और बसंती अब भी राधा से मिलने के लिए रामगढ़ आते रहते हैं, लेकिन तभी जूनियर गब्बर बसंती का अपहरण कर लेता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस फिल्म में जैकी चैन को भी शामिल करने की योजना थी। राम गोपाल वर्मा ने जब ये आइडिया सुना तो वो खुद हैरान रह गए। शोले भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है और जैकी चैन एशिया के सबसे बड़े ब्रांड है। सोचिए, अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो क्या होगा। तेरे गुलाबी गालों थोड़ा सा गुलाल चुरा। लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, ये आइडिया कभी फिल्म बन ही नहीं पाया और शोले का अधूरा सीक्वल सिर्फ अधूरी कहानी बनकर रह गया। लेकिन आप बताइएगा, अगर ये फिल्म बनती तो क्या शोले का इतिहास तोड़ पाती? पर मैं तो यही कहूंगा, शोले फिल्म के रिकॉर्ड्स कोई फिल्म तोड़ ही नहीं सकती। फिर चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म हो या गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्योंकि शोले सिर्फ थिएटर में ही नहीं चली, ये लोगों की जिंदगी में बस गई। यही कारण तो था कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए मीलों सफर करके भी थकते नहीं थे। पर दोस्तों, इस फिल्म से एक कलाकार का रिश्ता और रहा, जिसे इस फिल्म को ना कर पाने का पूरी जिंदगी अफसोस रहा। जी हाँ, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको
कौन सी फिल्में ऐसी हैं जिन्हें कर पाने का अफसोस रहा, तो उन्होंने सिर्फ एक बार में ही फिल्म का नाम लिया, वो थी शोले। शोले फिल्म में इन्हें ठाकुर का किरदार मिल रहा था, पर दिलीप साहब अपने कुछ निजी कारणों की वजह से फिल्म नहीं कर पाए। कि कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको छोड़ के आपको अफसोस हुआ? शोले, शोले में उनको ये रोल सजेस्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने शोले पूरी देख ली, तो शायद आपने उसकी सिर्फ वही कहानी देखी है जो पर्दे तक पहुंच पाई, क्योंकि असल में शोले उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म का जो वर्जन सिनेमा घरों में रिलीज हुआ था उसकी लंबाई लगभग 3 घंटे 8 मिनट थी, लेकिन ये वर्जन फिल्म का पूरा रूप नहीं था। असल अनकट वर्जन लगभग 3 घंटे 24 मिनट का था, यानी कि करीब 16 मिनट की पूरी फिल्म दर्शकों तक पहुंचने से पहले ही काट दी गई थी। और ये कोई साधारण 16 मिनट नहीं थे, इनमें कई ऐसे सीन शामिल थे जो आज फिल्मी प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इनमें एक सीन ठाकुर के वफादार नौकर रामलाल का भी है, जिसमें वो गब्बर से निपटने की तैयारी के दौरान ठाकुर के लिए खास कीलों वाले जूते बनवाता है। और दूसरा सीन इमाम साहब के बेटे अहमद की हत्या से जुड़ा हुआ है, लेकिन सेंसर बोर्ड को लगा इतनी हिंसा उस दौर में लोग पचा ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये सीन फिल्म से बाहर कर दिया गया। कैसा गुग्गू बना खड़ा है कुत्ते का पिल्ला, इसको तो बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा। इतना ही नहीं, एक कॉमेडी सीक्वेंस भी शूट किया गया था। आपको याद है वो गाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे? इस गाने से पहले जय और वीरू एक होटल में खाना खाने के लिए रुकते हैं और वहाँ एक मजेदार कॉमेडी घटना होती है, लेकिन एडिटिंग टेबल तक पहुँचते पहुँचते वो सीन भी इतिहास बन गया। और अब दोस्तों आते हैं उस किस्से पर जिसे सुनकर शायद सबसे ज्यादा अफसोस होगा आपको, क्योंकि ये सिर्फ कोई सीन नहीं था बल्कि पूरा गाना था। जी हाँ, सूरमा भोपाली यानी जगदीप के लिए शोले में खास कव्वाली सीक्वेंस तैयार किया गया था। जावेद अख्तर साहब का मानना था कि अगर भोपाल से असली माहौल की खुशबू इस गाने में आ जाए, यानी कि भोपाल से कुछ भाड़ बुलवाए जाएं, तो इस गाने का मजा 2 गुना हो जाए। कहा जाता है कि भोपाल से 4 भाड़ ग्रुप मुंबई बुलवाए गए। पंचम दा यानी कि आर.डी. वर्मन के म्यूजिक रूम में इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई। इस गाने को किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपेंद्र और आनंद बख्शी जैसे दिग्गजों ने अपनी आवाज दी, यानी कि गाना सिर्फ सोचा नहीं गया था, वो गाना रिकॉर्ड भी हो चुका था। लेकिन अफसोस, फिल्म की बढ़ती लंबाई ने उस गाने को निगल लिया था। जी हाँ दोस्तों, यही तो है शोले की खूबसूरती। जितना आप इसके बारे में जानते हैं उससे कहीं ज्यादा इसके भीतर छुपा हुआ है। जी हाँ, एक फिल्म जिसे क्रिटिक्स ने शुरुआत में नकार दिया, एक फिल्म जिसके क्लाइमेक्स को दोबारा शूट करना पड़ा, एक फिल्म जिसका विलेन आखिरी समय में बदल दिया गया, एक फिल्म जिसके लिए पूरे पहाड़ों के बीच में एक गांव बसाया गया, और एक फिल्म जो आज भी 50 साल बाद सिर्फ देखी नहीं जाती, उसे जिया जाता है। और शायद यही वजह तो है, जब कोई भी आज दोस्ती की मिसाल देता है तो जय वीरू याद आते हैं। जब भी कोई खतरनाक विलेन की बात करता है तो सामने गब्बर खड़ा दिखाई देता है। और जब भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे चमकदार पन्ना खोला जाता है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में सिर्फ एक नाम दिखाई देता है। जी हाँ, शोले। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। अगर शोले फिल्म में सिर्फ एक किरदार को हमेशा के लिए याद रखने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? गब्बर सिंह, जय, वीरू, ठाकुर, बसंती, या डायरेक्टर रमेश सिप्पी, और या फिर सलीम जावेद, जिनके बिना ये पूरी दुनिया पैदा ही नहीं होती? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आज आपको इस कहानी में कुछ किस्से जानने को मिले जो आपने शोले के बारे में कभी नहीं सुने थे, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा 30 से 35 मिनट का वीडियो बनाने में हमारे जो 30 से 40 घंटे लगते हैं, उसे उतनी खुशी तब मिलती है जब आप उन्हें आगे किसी और तक पहुंचाते हैं, जब आप उसे लाइक करते हैं। और आपका एक लाइक
हमारे इस मेहनत को साकार कर देता है। बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दी थी, नेकी हल चलाना सिखा दी। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और आपका एक एक व्यू मुझे और मेरे परिवार को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है, तो इसलिए मैं आपका पूरी जिंदगी ऋणी रहूंगा। हाँ, अगर आपको शोले फिल्म के किरदार सूरमा भोपाली यानी कि जगदीप के जीवन से जुड़े किस्से जानने हो, कैसे एक गुब्बारे बेचने वाला बन गया शोले फिल्म का सूरमा भोपाली, तो दाईं तरफ जरूर क्लिक करिएगा। ये वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये नहीं है। तो चलिए मिलते हैं भारतीय सिनेमा के एक और अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत।